जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजय धनखड़ है और मैं पिछले 30 साल से ऑफलाइन टीच कर रहा हूँ। और ये हमारी मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर है। पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, पहले इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आज एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। पहले हम ऑर्डर पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस m गिवन है, m क्रॉस n। तो m रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे रोज को और n रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे कॉलम को। क्लियर है? तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ मेरे पास क्या होगी, एक रो होगी, उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगी तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। इसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है। जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगी वो कहलाएगी रो मैट्रिक्स। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 1 एलिमेंट लिखा है, तो इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास? इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लिखा है 1 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। एक रो 2 कॉलम है, इसमें एक रो है मेरे पास और 2 कॉलम है C1 C2। तो रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी वो कहलाएगी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड मेरे पास है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर कितने कॉलम होंगे? एक कॉलम होगा। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। इसमें 3 रो है मेरे पास, R1 R2 R3, और कॉलम कितने? इसमें एक कॉलम है। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा वो कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। रो चाहे इसमें कितनी भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन, मेरे पास यहाँ पे n है। तो मेरे पास टोटल कितनी रोज हो गई? यहाँ पे n रोज हो गई। और कॉलम कितने? इसमें सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रोज चाहे कितनी भी हो सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट मेरे पास रोज और कॉलम के बाद है मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरी मैट्रिक्स की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। मेरे पास m क्रॉस n ऑर्डर की लिख रहा हूँ तो मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास अगर 2 3 4 5 6 7, कितनी रोज़ है इसके अंदर? इसके अंदर 2 रोज़ हैं, R1 R2, मेरे पास 2 रोज़ हैं। और कितने कॉलम इसके अंदर? इसके अंदर 3 कॉलम है, C1 C2 और C3। मेरे पास 3 कॉलम है, 2 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। तो मेरे पास वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है वो क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी मेरे पास। नेक्स्ट है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो मेरे पास फोर्थ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर मेरे पास ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और m इज इक्वल टू n हो जाए, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स जो कहलाएगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर मेरे पास है 2 3 4 5, कितनी रोज हैं इसके अंदर? इसके अंदर 2 रो हैं, R1 R2, और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, C1 C2। तो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। एमसीक्यूज भी आया था एक हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर। तो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। m रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। सो m इज इक्वल टू n के बराबर हो जाएगा। मेरे पास ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स।
अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शुरू होता है। फिफ्थ मैट्रिक्स है मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी मेरे पास। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी वही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर करना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी वही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे मेरे पास? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर है इसका 3x3। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ चलिए मैट्रिक्स लिखी मैंने, इसमें मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे मेरे पास। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो के बराबर होंगे मेरे पास। क्लियर है? डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं मेरे पास। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे लिखा ऐसे भी जा सकता है। जनरली आप बुक में देखोगे तो आपके पास ऐसा लिखा मिलेगा D1, D2, D3, D4। अगर मेरे पास ऐसा लिखा मिले तो समझ जाना मेरे पास ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4x4। ये डायगोनल एलिमेंट्स लिखे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है मेरे पास वो जीरो के बराबर हैं। D1, D2, D3, D4, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है मेरे पास वो जीरो के बराबर है। तो मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये 4x4 ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स है, और इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया सकता है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी आता है मेरे पास, जिसमें ऐसे गिवन होता है मेरे पास, एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है मेरे पास, जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखना। स्केलर मैट्रिक्स मेरे पास होती है, सबसे पहले ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी मेरे पास। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अच्छा, स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ ये डिफरेंस है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ, एक मैट्रिक्स लिखूँ के जिसका ऑर्डर है मेरे पास 3x3। यहाँ पे मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिखी थी जिसका ऑर्डर था 3x3। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो नॉन जीरो थे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो थे। सेम यहाँ पे होता है मेरे पास, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो के बराबर होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बस इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं मेरे पास, इक्वल होते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपके पास अर्शन रीजन में इस बार से, कि आपसे पूछ सकता है कि डायगोनल मैट्रिक्स की एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, और या फिर एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो मेरे पास हर एक जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है, जबकि हर एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं बन सकती। सो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है मेरे पास, डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। कंडीशन क्या होती है बस इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों, क्योंकि तीनों में लगभग एक जैसा ही कंसेप्ट होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये तीनों की तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि तीनों की तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद इसके तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। इसके तीनों एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये तीनों ही डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ 3x3 का, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये सेम होंगे और इनकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। ये तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये इक्वल होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है मेरे पास, ऐसी मैट्रिक्स जो होती हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती हैं। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसकी वैल्यू जो है डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होगी और 1 के बराबर होगी। इसमें इक्वल होंगी, क्या होती है, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट इक्वल होगी। यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग भी हो सकती है मेरे पास। क्लियर है? सो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स एंड एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, और इसका जो रिवर्स होता है वो ट्रू नहीं होता। क्लियर है? तो तीनों से जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास क्लियर हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो हमारे पास टोटल 7 टाइप्स की मैट्रिक्स हो चुकी है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मेरे पास आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास 8th है मैट्रिक्स ये। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास होती है, नाम तो इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बट इसके जो डायगोनल्स के नीचे एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स है 3x3 की, मैट्रिक्स है मेरे पास। नाम इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बट इसके डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल टू 0 होते हैं। नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बट इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद मेरे पास आती है 9th मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं सेम एग्जांपल ऐसा लूँ, मेरे पास यहाँ पे है ये डायगोनल एलिमेंट्स, नाम लोअर है, तो मेरे पास यहाँ पे जो है डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के बराबर हो जाएंगे। ये डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। नाम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बट कौन से एलिमेंट 0 होंगे, जो डायगोनल के ऊपर हैं। नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पर कौन से एलिमेंट 0 होंगे, जो डायगोनल्स के नीचे हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बस ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर है? सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लास्ट मेरे पास आता है अगर दो मैट्रिक्स को हम इक्वल करना चाहें, अगर दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर करना चाहें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट मेरे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखना ध्यान से। अगर मुझे दो मैट्रिक्स को इक्वल रखना है या कंपेयर करना है, तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है मेरे पास, इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी सेम। इन दोनों मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, तो इस मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर है वो 2x2 होना चाहिए। अगर मुझे दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना है या इक्वल करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करना है, तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे ABCD फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स है, मुझे फाइंड करनी है वैल्यू, और यहाँ पे लिखा है -1, -3, 5 एंड 7। मेरे पास ये मैट्रिक्स है 2x2 की। अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं लगा रहा हूँ, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सेकेंड, ये पहली कंडीशन मेरे पास है। सेकेंड, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं और ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल होंगी। अगर मुझे गिवन है दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो भी सेम होगी। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू बता सकता हूँ। मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 एंड डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7। क्लियर है? ये मेरे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी मैट्रिक्स का, कौन कौन सी मैट्रिक्स हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है। जनरली से लिखा जाता है मेरे पास, अगर मैं इसका लिखना चाहूँ, जनरल एक्सप्रेशन देना चाहूँ, सो AIJ मेरे पास ये होगा। इसमें मेरे पास एक रो होगी और मेरे पास जो कॉलम है वो कितने भी हो सकते हैं। एक रो होगी, कॉलम कितने हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेरे पास जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा मेरे पास। इसे m×1 से लिख देता हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा और रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो होगी। उसके बाद मेरे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, मेरे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल नहीं होंगे। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करूँ, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगी, अलग अलग होंगे, वो कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आती है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं m×n की बात करूँ, सो m = n होगा, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट मेरे पास इंपॉर्टेंट थी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स लिखे जाएंगे
ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी मेरे पास, ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी मेरे पास। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे। अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो के बराबर होंगे। क्लियर है? सो मेरे पास अगर ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो के बराबर हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो के बराबर है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगर मैं बात करूं, मेरे पास था स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हो उनकी सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी मेरे पास। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। बस जो डायगोनल एलिमेंट्स उन सबकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास थी स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है मेरे पास, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी सबकी वैल्यू क्या रहती है मेरे पास, 1 रहती है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है और 1 के बराबर होती है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। अच्छा, इसमें एक मैट्रिक्स और रहेगी जिसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं मेरे पास, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। क्लियर? उसके बाद मेरे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद मेरे पास अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मेरे पास ये टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए मेरे पास। यहाँ से टोटल 10 टाइप्स के हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने आज सीखा। आज हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। जैसे हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करना सीखेंगे आज, और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे आज। मेनली 3 ऑपरेशन सीखने हमें आज। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स में, वो सीखेंगे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन। अगर मुझे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, जैसे मैं दो नंबर को ऐड करता हूँ, किन्हीं भी दो रियल नंबर को अगर मैं ऐड करना चाहूँ, 2 + 3 अगर मैं 5 लिखता हूँ, तो मैट्रिक्स में भी हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना होता है। बट इसमें एक छोटी सी हमारे पास एक रूल होता है कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है पॉसिबल हो पाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे m × n है और यहाँ पे p × q है, तो m की वैल्यू जो है वो p के बराबर होनी चाहिए और n की वैल्यू जो है वो q के बराबर होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी मैं इन दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, अगर इनका ऑर्डर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 2 - 1 5 6, यहाँ पे मेरे पास है -3 4 -2 एंड -7। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तभी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल है। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर है 2 × 2। तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर सेम रहेगा। अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ या डिफरेंस निकालता हूँ दोनों मैट्रिक्स का, तो जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा मेरे पास। अगर 2 × 2 की है, ये भी 2 × 2 की है, तो ये भी मैट्रिक्स जो आएगी ये भी 2 × 2 की आएगी। क्लियर है? तो मेरे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। 2 में जो है वो -3 ऐड होगा, A11 A11 में ऐड होगा, A12 A12 में ऐड होगा, A21 A21 में ऐड होगा, A22 A22 में ऐड होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं और ऑर्डर जो रहता है दोनों को ऐड करने के बाद वो सेम रहता है मेरे पास। सो 2 + -3 कितना हो जाएगा, -1 -1 + 4 कितना हो जाएगा, +3 5 - 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 3 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास आएगा -1। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद a + b जो है मेरे पास ये आ गया, और a + b का जो ऑर्डर रहेगा वो सेम रहेगा जो ऑर्डर a का और b का था। क्लियर है? मेरे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास है, इस मैट्रिक्स में जो हम अभी सीखेंगे मेरे पास है प्रॉपर्टीज़ में है। इसमें कुछ सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है इसकी, अगर मैं बात करूँ इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी। अगर मैं दो प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, कम्यूटेटिविटी होता क्या है ये, मेरे पास प्रॉपर्टी होती है जो कि दो मैट्रिक्स के बीच में लगेगी। अगर कम्यूटेटिविटी की बात करूँ तो मेरे पास ये दो रियल नंबर्स के बीच में अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 + 3 जो है वो इक्वल रहेगा 3 + 2 के,
कहने का मतलब है अगर a प्लस बी जो है वो बराबर होता है b प्लस ए के। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स जो होता है वो कोमिटेटिव होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कोमिटेटिव। अगर मैं a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स में ऐड करूं या फिर b मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स में ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा दोनों के दोनों। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कोमिटेटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कोमिटेटिव। जो दो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो क्या होता है, कोमिटेटिव होता है। a प्लस बी करूं या फिर b प्लस ए करूं, आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो रहता है वो कोमिटेटिव रहता है। नेक्स्ट मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी, जिसे लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। एसोसिएटिविटी तीन के बीच में लगता है। अगर मैं तीन नंबर्स की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर 1 2 3 तीन नंबर्स लूँ, यहाँ पे भी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 तीन नंबर्स को ऐड करूँ, बस डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस है इनके ऑर्डर में। अगर मैं पहले 1 को 2 में ऐड करूँ और फिर उसमें 3 ऐड करूँ, और मैं पहले 2 और 3 को ऐड करूँ फिर उसमें 1 ऐड करूँ, मेरे पास आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा। सेम मैट्रिक्स के लिए होता है मेरे पास ये। अगर a प्लस बी प्लस सी, मेरे पास तीन मैट्रिक्स हैं और इन तीनों मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, तो अगर मैं पहले a प्लस बी करूँ फिर उसमें c को ऐड करूँ, या फिर पहले b प्लस सी करूँ उसमें फिर a को ऐड करूँ, मेरे पास आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। ये तीन के बीच में लगता है मेरे पास, कम्यूटेटिव जो होता है दो के बीच में लगता है। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली पूछेगा वो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है या नहीं, एसोसिएटिव होता है या नहीं। ये कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हमारे पास दोनों हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन के अंदर अगर मैं किसी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ऐड करूं और वापस उसी मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स मेरे पास होगी नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स होगी मेरे पास नल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर मैं नल मैट्रिक्स ऐड करूं वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसी होती है नल मैट्रिक्स। और इस नल मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था। 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, अगर मैं किसी रियल नंबर में ऐसा नंबर ऐड करूँ ताकि वो वापस उसी नंबर के बराबर आ जाए, तो मेरे पास ऐसा नंबर होता है 0। अगर मैं 0 को किसी नंबर के अंदर ऐड करता हूँ तो वापस उसी नंबर के बराबर आ जाता है। तो इस 0 को कहते थे हम एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको कहते थे हम 8th क्लास में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ये मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। सेम हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर चलेगा। अगर मैं मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसी मैट्रिक्स ऐड करूँ वापस ए के बराबर आ जाए, या फिर ऐसी मैट्रिक्स ऐड करूँ ए के अंदर ताकि मेरे पास वापस ए के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट था मेरे पास, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई मेरे पास। ये क्लियर है? तो ए के अंदर ऐसी मैट्रिक्स ऐड की वापस ए के बराबर आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है उसके अंदर ऐसी मैट्रिक्स ऐड करूँ ताकि मेरे पास नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ये मैट्रिक्स जो मेरे पास रहेगी ये एडिटिव इनवर्स रहेगा मेरे पास। ए मैट्रिक्स का अगर मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो ए मैट्रिक्स के अंदर अगर ऐसी मैट्रिक्स ऐड करूँ ताकि वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, जैसे हमने पढ़ा था 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 में -2 को ऐड करूँ तो मेरे पास 0 के बराबर आ जाता है। सो मेरे पास एडिटिव इनवर्स जो रहेगा किसी मैट्रिक्स का, वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स रहेगा, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर रहेगा ये। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो ये नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर रहेगा ये। सो ए का मेरे पास एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -a के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। मेरे पास यहाँ तक हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का हो गया। अब हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस एक्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं है उसमें। जो एडिशन में चलता है सेम वही चलता है मेरे पास डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में। अगर मैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं, सो मैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स अगर दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालूं, a माइनस बी करूं, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं a एंड b, a मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 5
792 और बी मैट्रिक्स मेरे पास सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अगर मुझे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, उनका ऑर्डर क्या रहना चाहिए मेरे पास? सेम रहना चाहिए। तो मेरे पास ये है 4 और 5 1, मान लेते हैं मेरे पास ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास 2 क्रॉस 3, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। अगर दो मैट्रिक्स सेम है तभी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 2 क्रॉस 3 रहेगा। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं मेरे पास। 1 - 2 करूँगा तो मेरे पास -1, 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, 7 - 4 3, 9 - 5 4, और मेरे पास कितना हो जाएगा? ये 1 के बराबर। सो मेरे पास ये क्या आ गया? A - B। दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस आ गया मेरे पास। क्लियर है? सो अगर मैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ सेम जैसे हमने एडिशन के अंदर बात की थी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी की, सो मेरे पास डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कॉम्यूटेटिव भी नहीं होता, कॉम्यूटेटिव नहीं होता ये, और एसोसिएटिव भी नहीं होता। ये लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता। अगर मैं A - B की बात करूं वो इक्वल नहीं होता B - A के। अगर A - B - C की बात करूं ये इक्वल नहीं होता मेरे पास A - B - C। ये फॉलो नहीं करता मेरे पास लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी और लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव, दोनों को फॉलो नहीं करता ये। क्लियर है? सो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स मेरे पास ये होता है। नेक्स्ट मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्लियर है? स्केलर मेरे पास नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैं नॉन जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर की वैल्यू, इस के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है मेरे पास, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं होगा ये, इसके अलावा कोई भी ये अपनी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3 हाफ, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू। अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूँ इस मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर के से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 4K 5K और 6K। क्लियर है? अगर मैं इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास हर एक एलिमेंट जो है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगी मेरे पास ये मैट्रिक्स। इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं, हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास जो है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है मैट्रिक्स का, अगर मैं दो मैट्रिक्स का एग्जांपल लूँ, चलिए एक मैट्रिक्स एग्जांपल देखते हैं मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मेरे पास यहाँ पे है 2 1 3 2 -1 1, बी मैट्रिक्स मेरे पास 1 0 1 -1 2 1। चलिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है और ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहली मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, और इसका ऑर्डर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल p क्रॉस q है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है p क्रॉस q। अगर इन दो मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। क्या कहा मैंने? जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स जो सेकंड मैट्रिक्स है मेरे पास उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के अगर रोज इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल रहेगा।
क्लियर है? आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो दो मेरे पास 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 लिखे गए हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों जो पास पास लिखे गए हैं ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो मेरे पास n जो है वो p के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो मेरे पास ये है, अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो n जो है वो p के बराबर होना चाहिए मेरे पास। यहाँ पे पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो दोनों पास पास लिखे गए हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सेकंड, मेरे पास अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी a मल्टीप्लाई b करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक c मैट्रिक्स आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई c। अब उस मैट्रिक्स c का ऑर्डर क्या रहेगा ये ध्यान से देखना। अब मेरे पास पहली मैट्रिक्स से क्या बच गए? रोज बच गई, और दूसरी मैट्रिक्स से क्या बच गई? मेरे पास कॉलम बच गए। तो मेरे पास जो सी मैट्रिक्स आएगी, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर रहेगा m क्रॉस q के बराबर रहेगा। पहली मैट्रिक्स के रोज और दूसरी मैट्रिक्स के क्या रहेंगे? कॉलम के बराबर। सो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा? m क्रॉस q के बराबर रहेगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सेम ये। मेरे पास जो पहले मैट्रिक्स a गिवन है और इसे मान लेते हैं b मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स का मेरे पास ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरे पास? 2 क्रॉस 3। तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगा। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सी मैट्रिक्स आती है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक सी मैट्रिक्स आ जाती है। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा आएगा? मेरे पास पहली मैट्रिक्स के रोज और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा। पहली मैट्रिक्स के रोज और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा। तो पहली मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 3, और दूसरी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 3। तो मेरे पास जो सी मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आएगी मेरे पास जो मैट्रिक्स। चलिए मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, ध्यान से देखना। अब मुझे पता लग गया मेरे पास जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3 क्रॉस 3 रहेगा। ये तो मुझे क्लियर हो गया। अब उसे फाइंड कैसे करना है ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास। अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो अगर मैं जनरल मैट्रिक्स लिखना चाहूँ 3 क्रॉस 3 की, तो मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मेरे पास ये मैट्रिक्स रहेगी 3 क्रॉस 3 की, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो। ठीक है, सबसे पहले मुझे A11 हर एक एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकालनी ध्यान से देखना। अगर मुझे A11 की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे A11 की वैल्यू चाहिए तो कैसे आएगी? जो पहले लिखा गया है वो पहली मैट्रिक्स से बिलोंग करेगा। पहली मैट्रिक्स की पहली रो, ये जो 1 लिखा गया है ये पहली मैट्रिक्स की पहली रो के लिए लिखा गया है। तो पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। A11 का मतलब है पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से। सो मेरे पास यहां से कितना आ गया? 2 - 1 किसके बराबर आ गया? 1। सो A11 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1 के बराबर आ गई। नेक्स्ट देखना A12, अगर आप ऐसे करोगे तो भूलोगे नहीं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। A11 कैसे? कभी आप पहले कॉलम को उठाओगे दूसरी रो को उठाओगे। तो ध्यान रखना, अगर A12 मुझे निकालना है तो पहली मैट्रिक्स का पहली रो, पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, जो बाद में लिखा गया वो दूसरी मैट्रिक्स के लिए लिखा है, पहले जो लिखा गया पहली मैट्रिक्स के लिए लिखा गया है। पहले रोज होती हैं फिर कॉलम आते हैं, तो पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। सो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 0 + 2, तो किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। उसके बाद A13, A13 पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। सो पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो A13 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। सो 2 × 1 प्लस 1 × 1। सो मेरे पास किसके बराबर आ गया? 2 + 1 किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। सो A13 की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से। A11, A12, A13 की वैल्यू आ गई। अब A2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। अगर मैं A2 की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, A21 की वैल्यू, सो ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहली मैट्रिक्स के सेकंड रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो उठाया मैंने और सेकंड मैट्रिक्स की पहले कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा इस बार, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 3 × 1 प्लस 2 × -1। तो मेरे पास कितना हो गया? 3 - 2 कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा।
उसके बाद मुझे चाहिए A22। अगर A22 की वैल्यू निकालूंगा तो सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। सो मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। सो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। अगर मैं A23 की बात करूं तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड मैट्रिक्स की। सो मेरे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा। सो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। सो मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। सो A23 की वैल्यू आ गई मेरे पास। नेक्स्ट मुझे चाहिए वैल्यू A31 की। A31 की वैल्यू कैसे आएगी, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। सो पहली मैट्रिक्स की थर्ड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। सो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से -2 आ जाएगा। अगर मैं A32 की बात करूं तो थर्ड रो को मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड कॉलम से। थर्ड रो मेरे पास -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। सो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से 2 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद अगर A33 की बात करूं, A33 मेरे पास आ जाएगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। थर्ड रो मेरे पास -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। सो मेरे पास -1 प्लस 1 कितना आ गया, 0। सो मेरे पास ये कंप्लीट मैट्रिक्स आ गई है। मैं इसके एलिमेंट्स को उठा के सिर्फ इसमें पुट कर दूंगा यहाँ पे। सो मेरे पास A11 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, A11 की वैल्यू मेरे पास है 1, A12 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 2, A13 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 3। नेक्स्ट मेरे पास है A21 की वैल्यू 1, A22 मेरे पास 4, A23 मेरे पास 5, 3 1 -2, 3 2 2 एंड 3 3 कितना है मेरे पास, 0। यही मेरे पास आ गया A मल्टीप्लाई B करने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स C आ गई। क्लियर है। सो मेरे पास ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करूँगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे पास। तो चलिए अब नेक्स्ट मेरे पास